आपको महान एक्टर इरफान की आवाज़ में ये डायलॉग याद है? When life gives you lemons, make lemonade। यानी जब जीवन आपको नींबू दे, मुश्किलें दे, तो घोलकर शिकंजी बना लीजिए। 7 अक्टूबर 2022 को अमेरिका ने चीन को इस तरह के नींबू देने शुरू किए। अगले 2-2.5 साल तक वो इनकी संख्या बढ़ाता गया और अब चीन ने अपनी शिकंजी तैयार कर ली है। आप कहेंगे पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? दरअसल 7 अक्टूबर 2022 को अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक फैसला लिया। तब राष्ट्रपति थे जो बाइडेन। फैसले के तहत अमेरिका से चीन भेजी जाने वाली कुछ खास चिप्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई। तर्क, इनसे चीन की सेना दिन ब दिन मजबूत हो रही है, आधुनिक हथियार बना रही है और अगर हम इनको रोक देंगे तो चीन को तकनीकी क्षेत्र में नुकसान होगा। इन चिप्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की तकनीकी तैयार होती है, तो अब चीन एआई की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएगा, ऐसा अमेरिका ने सोचा। लेकिन 27 जनवरी 2025 को जो खबर आई उसने इन दावों पर पानी फेर दिया। क्या हुआ इस दिन? इस दिन अमेरिकी स्टॉक्स के समंदर में एक तूफान आया। बाजार के बड़े खिलाड़ियों की हालत खराब हो गई। एनवीडिया और मेटा जैसी कंपनियों के भविष्य पर सवाल तक उठने लगे। एनवीडिया के स्टॉक तो इतने गिरे कि कंपनी को $600 बिलियन का नुकसान हो गया। करीब करीब ये संख्या होती है 51 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला और गूगल के शेयर भी गिरे और ये सब कुछ हुआ एक प्लेटफॉर्म की वजह से जिसका नाम है डीप सीक। और यही है चीन की वो शिकंजी जिसकी हम बात कर रहे थे। ये एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट है। जैसे कि चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, मेटा एआई है, बिल्कुल उसी शक्ल सूरत का। इसको बनाने वालों का दावा कि इसे उन्होंने बाकी एआई इंटरफेस के मुकाबले बहुत कम पैसों में बना लिया, वो भी कम विकसित चिप्स की मदद से। जबकि अब तक यही माना जा रहा था कि इसके लिए उन्हें उन चिप्स की ज़रूरत पड़ेगी जिन पर अमेरिका ने रोक लगा दी थी। तो आज के शो में हम जानेंगे कि ये डीप सीक क्या बला है, ये चीन में बना एआई इंटरफेस क्या है, इसने अमेरिकी बाजार में हड़कंप क्यों मचा दिया है, डीप सीक एआई चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे पुराने खिलाड़ियों से कितना अलग है और क्या तकनीक की रेस में चीन अमेरिका से आगे निकल चुका है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K and ITIL. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। जहां पर आज डीप सीक की चर्चा भी करेंगे और इसकी पोल भी खोलेंगे, क्योंकि हमारे दुनियादारी के जो प्रोड्यूसर हैं अंकुर सिंह, उन्होंने इस डीप सीक से चीन से जुड़े कुछ सवाल पूछे। चीन में लोकतंत्र, चीन में प्रेस की आज़ादी, चीन में तियानमेन स्क्वायर में हुआ नरसंहार, और वहां बहुत ही गोलमोल जवाब आए। यानी साफ तौर पर डीप सीक की बनावट में चीन के कम्युनिस्ट सिस्टम का, जिसमें स्टेट का बड़ा कंट्रोल है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, उस एक पार्टी की तानाशाही का असर साफ दिखा है। पहले बुनियादी ब्यौरे जानते हैं, फिर इस पोल खोल अभियान पर चलेंगे। ये एक स्टार्टअप का बनाया हुआ है और इसका मकसद क्या है? एआई की तकनीकी तैयार करना है। जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, मेटा एआई, उसी तरह का ये एक चैट बॉट है। अब ये चैट बॉट क्या होता है? एक किस्म का कंप्यूटर प्रोग्राम जो इंसानों की बातचीत की नकल करता है। फर्क सिर्फ जानकारी की है। एआई चैटबॉट को ऐसे ट्रेन किया जाता है जिससे उसके पास जानकारी का एक अथाह समंदर हो, वो उसे लगातार प्रोसेस कर रहा हो और इंसान उससे पूछकर जब चाहे जो चाहे जैसी चाहे जानकारी निकाल सके। आप पूछते जाइए, उधर से जवाब आता रहेगा। मिसाल के तौर पर हमने डीप सीक से अपने बारे में ही पूछ लिया कि क्या आप लल्लन टॉप के दुनियादारी प्रोग्राम के बारे में जानते हैं? जवाब में हमें दुनियादारी के बारे में यह बताया गया। इस स्टार्टअप की मालिक है चीनी स्टॉक ट्रेडिंग फर्म हाई फ्लायर। डीप सीक और हाई फ्लायर को चलाते हैं लियांग वेंगफेंग, एक चीनी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। पिछले कुछ वर्षों से डीप सीक अलग अलग लैंग्वेज मॉडल्स लॉन्च कर रहा है। 10 जनवरी को इसने अपना पहला फ्री चैटबॉट ऐप लॉन्च किया। एक नए मॉडल पर बनाया गया, इसका नाम डीप सीक V3। ये मॉडल कंपनी ने पिछले साल क्रिसमस पर पहली बार दुनिया के सामने पेश किया था। अब अगला सवाल, डीप सीक के आने से अमेरिकी बाजार में हड़कंप क्यों? पहली बात कि ये चैट जीपीटी, जेमिनाई और मेटा एआई जैसे ब्रांड्स को टक्कर दे रहा है। जेमिनाई को हम जानते हैं कि गूगल ने
मार्च 2023 में बार्ड नाम से लॉन्च किया था। और आप जानते हैं गूगल एक अमेरिकी कंपनी है। चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने नवंबर 2022 में लॉन्च किया था। ये भी एक अमेरिकी कंपनी है, लेकिन डीप सीक का नया मॉडल लगभग वो सब कुछ कर सकता है जिसके लिए चैट जीपीटी और जेमिनी जाने जाते हैं। तो आप कहेंगे इसमें चिंता की बात क्या है? कुछ पहले से चैटबॉट थे, एक नया आ गया। बात सबसे पहले तो लागत की है। डीपसीक की टीम ने एक रिसर्च पेपर जारी किया और उसके निष्कर्षों से पूरी दुनिया हक्की बक्की है। पेपर में बताया गया कि मॉडल कैसे तैयार हुआ और दावा कि उन्होंने मशहूर एआई कंपनीज के मुकाबले कम और कमतर कंप्यूटर चिप्स से तैयार किया। डीपसीक ने सिर्फ 2000 चिप्स का इस्तेमाल किया। वहीं आमतौर पर बड़ी कंपनियों को इस तरह के एआई चैटबॉट बनाने के लिए 16000 से ज़्यादा चिप्स की ज़रूरत पड़ती है और इनकी मदद से तकनीकी तौर पर उसे ट्रेनिंग मिलती है चैटबॉट को, जिससे आप बात करते हैं। डीपसीक का कहना है कि इस पूरे प्रोग्राम में उसने सिर्फ 51 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मेटा एआई की लागत इससे कम 10 गुना ज्यादा थी। डीपसीक ने कम पैसों में ये कैसे कर दिखाया, जबकि एडवांस चिप के एक्सपोर्ट पर अमेरिका ने 2022 में ब्रेक लगा दिया था। ये समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से और पूछा डीपसीक के इंजीनियर्स ने क्या जुगाड़, क्या तोड़ निकाला है अपने एआई टूल्स को मजबूत करने के लिए चिप्स के मामले में। इनको बेसिकली एल्गोरिदम की तरक्की से किया गया है, क्योंकि एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की वजह से सबसे एडवांस चिप्स चाइना में इंपोर्ट नहीं हो पाए, या एक्चुअली एनवीडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाया। तो बेसिकली उन्होंने सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम की तरक्की से ये किया है। एक चीज है कि हमको इनिशियल रिसर्च दिखा रही है कि डीपसीक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, मगर काफी एक्सपर्ट्स ने बोला है कि अल्टीमेटली कंप्यूट जिसके पास ज्यादा कंप्यूट पावर है वो ही जीतेगा ना। क्या पता वो बोल रहे हैं क्योंकि उनकी वही स्ट्रैटेजी थी और वो डबल डाउन कर रहे हैं उस पे। हमको वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि पूरा एक्चुअल कॉस्ट क्या है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं और ये क्या पता सही है कि क्या पता पूरा कॉस्ट डिस्क्लोज अभी नहीं किया है। डीपसीक लॉन्च हो गया, बाजार में उतरा, लेकिन क्या वो चैट जीपीटी और जेमिनी को टक्कर दे पाएगा? अमेरिकी अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक डीपसीक का नया मॉडल वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो सभी कोड लिख सकता है जो पहले से मार्केट में उतर चुके प्लेटफॉर्म्स करते हैं। हालांकि ओपन एआई ने अपना एक नया सिस्टम भी लॉन्च किया है जिसका नाम रखा ओपन एआई O3। ये अभी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ये डीपसीक से ज़्यादा मजबूत हो सकता है। डीपसीक इस नए वर्जन की बराबरी नहीं कर पाएगा क्योंकि ओपन एआई ने अपना नया वर्जन मैथ, साइंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया है, जबकि डीपसीक इन सभी चीज़ों के लिए अभी तैयार नहीं है। तो सवाल ये है कि जब इनका मॉडल कमतर है भविष्य में आने वाले मॉडल से या सद्या रिलीज होने वाले मॉडल से, तो फिर बाजार में इतनी खलबली क्यों है? डीपसीक ने 20 जनवरी को दरअसल एक और वर्जन लॉन्च किया, नाम रखा डीपसीक R1। जानकारों ने इसे खासा मजबूत बताया और इसके बाद से ही अमेरिकी इन्वेस्टर पैनिक मोड में आ गए और हफ्ते भर में असर बाजार में दिखा। हमने एक्सपर्ट से पूछा, डीपसीक एप्पल के अमेरिकी ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फ्री ऐप बन गया है। ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने भी कहा कि एक अच्छा मॉडल है, लेकिन हम इससे बेहतर निकालेंगे। पुरानी कंपनियां डीपसीक को फिर काउंटर कैसे कर रही है इस बयानबाजी से इतर? क्या ये पहले से मौजूद प्लेटफॉर्म्स को पछाड़ देगा? काफी सारी कंपनियां इंक्लूडिंग इन इंडिया, चाइनीज कंपनियां बैन की गई हैं क्योंकि एक चाइनीज नेशनल सिक्योरिटी लॉ है जो कहता है कि चाइनीज कंपनीज को डेटा नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ शेयर करना होगा और कोऑपरेट करना होगा। तो ये सर्वेलेंस रिस्क क्रिएट करता है दूसरे कंट्रीज के लिए। इसलिए इंडिया ने 2020 में 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया। इसलिए टिकटॉक का बैन यूएस में आया, अब रिसेंट हुआ है, अब डिस्कशन हो रही है कि टिकटॉक खरीद ले। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट एक्सेस डीपसीक का क्या पता कम हो जाए इस वजह से। एक और इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है कि चाइना में बहुत स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन कंट्रोल होता है। इनफैक्ट लोग बोल रहे थे कि इसके वजह से क्या पता वो अच्छा लार्ज लैंग्वेज मॉडल ना डेवलप कर पाए क्योंकि बहुत सारा सेंसरशिप है। तो फिर वो डेटा लिमिट कर देता है, डेटा एक्सेस टू डेटा लिमिट कर देता है। अब स्टॉक्स की बात, बाजार की हलचल की बात। 27 जनवरी को क्या हुआ?
इस दिन लगभग सारी बड़ी टेक कंपनियों के लिए दिन अच्छा नहीं रहा। किस पर कितना असर पड़ा? माइक्रोसॉफ्ट, अमेरिका की सबसे ज्यादा वैल्यू रखने वाली कंपनी, शेयर में 2.14% की गिरावट। एनवीडिया, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी, शेयर्स में करीब 17% की गिरावट। एनवीडिया पर आपको ठहर कर और विचार करना पड़ेगा, क्योंकि डीपसीक एनवीडिया के ही बनाए चिप्स से बना है, लेकिन उनसे नहीं जो इस कंपनी के सबसे एडवांस प्रोडक्ट है। इसके अलावा गूगल की ओनर कंपनी अल्फाबेट के शेयर्स में भी 4.03% की गिरावट आई और टेस्ला में 2.86% की। दिन खत्म होने तक मामला इतना बड़ा हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान दिया, सराहना की इस प्रवृत्ति की, बोले अच्छी बात है, एक वेकअप कॉल की तरह इसे देखिए। पर अमेरिका में हाल ये है कि इन्वेस्टर्स अमेरिका के 2022 वाले फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं, चीनी इंजीनियर्स को और ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत पड़ी और वो इसमें सफल जरूर हो गए और हम पर उनकी निर्भरता और घट गई। हमने एक्सपर्ट से पूछा अमेरिका चीन को टक्कर देने के लिए अब इस विषय में क्या कर सकता है और क्या चिप्स की टेक्नोलॉजी की रेस में चीन अमेरिका से आगे निकल गया है। मुझे नहीं लगता कि चीन अमेरिका से आगे चल गया है, मगर डेफिनेटली ये बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट है एआई के डेवलपमेंट में, और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि ये दिखाता है कि बस एक ही तरीका नहीं है लार्ज लैंग्वेज मॉडल बिल्ड करने के लिए, और दूसरे तरीके हैं, और ये बेसिकली रिसोर्स कंस्ट्रेंट से निकला है। तो आई एम श्योर बहुत लोग इंडिया में बोल रहे हैं कि चाइना ने जुगाड़ किया है, तो देखते हैं कैसे चलता है। जाते जाते इस कहानी के कुछ और किरदारों से मिल लीजिए। प्राइवेसी और निष्पक्षता, प्राइवेसी वाले पक्ष की बात बाद में करेंगे, पहले निष्पक्षता पर आते हैं। सिर्फ एक बात याद रखिए, डीपसीक एक चीनी कंपनी है, तो हमने सोचा टेस्टिंग करते हैं। डीपसीक खोला, पूछा आप चीन में प्रेस की आजादी के बारे में क्या सोचते हैं? डीपसीक ने जवाब दिया, चीन में प्रेस की आजादी संविधान और कानून के बचाव में है, चीनी सरकार मीडिया का समर्थन करती है। फिर हमने यही सवाल चैट जीपीटी से, अमेरिकी चैटबॉट से पूछा, जवाब मिला चीन में सरकारी नियंत्रण और सेंसरशिप की वजह से मीडिया कम स्वतंत्र है, सरकार मीडिया को अपने नियंत्रण में रखने के लिए कई तरह के कानूनी उपाय अपनाती है, सूचना पर कड़ी निगरानी रखती है और ऑनलाइन सामग्री की सेंसरशिप करती है। आपने देखा कितना फर्क है दोनों के जवाब में। फिर हमने इसी टास्क को दोहराया, सवाल बदला। इस बार हमने चीनी डीपसीक से पूछा तियानमेन स्क्वायर पर 3 जून को क्या हुआ था? डीपसीक ने लिखा, मुआफी, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मुझे मददगार और नुकसान न पहुंचाने वाले जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। हमने चैट जीपीटी से यही सवाल पूछा, जवाब मिला 3-4 जून की दरमियानी रात 1989 को चीनी सरकार के आदेश पर चीनी सेना ने तियानमेन स्क्वायर पर चल रहे लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसे तियानमेन नरसंहार के नाम से जाना जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस चौराहे पर जुटने वाले लोगों की संख्या करीब 10 लाख थी। चीनी सेना कहती है 200 आम लोग और कई दर्जन सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई, लेकिन अनुमानों में यह संख्या स्वतंत्र अनुमानों में हजारों की बताई गई है। अब ये तो हो गई निष्पक्षता की बात जिसमें पोल खुली। अब प्राइवेसी का जिक्र करते हैं। सवाल यह कि क्या इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने वाले यूजर्स का डेटा सुरक्षित रहेगा? क्या डीपसीक ये सारा डेटा चीनी सरकार से शेयर कर सकती है? इन सवालों का अभी साफ जवाब नहीं है, लेकिन चीन में जो हाल है, कंपनियों पर जो चीन के स्टेट का, सरकार का नियंत्रण है, वो ऐसे में इस सवाल के जवाब तयशुदा निष्कर्षों की तरफ ही बढ़ते हैं। प्राइवेसी के मामले में चीनी कंपनियों का इतिहास अच्छा नहीं रहा है, एक लंबी सूची है। डीपसीक की बात अब यहीं पर रोकते हैं और रुक करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी भारत चीन संबंधों से जुड़ी है। दोनों देशों के बीच जमी रिश्तों की बर्फ पिघल रही है। अक्टूबर 2024 में सीमा विवाद सुलझाने के बाद अब दोनों देशों ने डायरेक्ट फ्लाइट चालू करने पर रजामंदी दे दी है। जल्द ही टेक्निकल टीमें बात करेंगी। भारत सरकार ने कोविड को देखते हुए 2020 में डायरेक्ट फ्लाइट पर प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर भी बात बनी है। यात्रा की शुरुआत इसी साल गर्मियों से होगी। इसकी जानकारी 27 जनवरी को दोनों देशों के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करके दी थी। ये फैसला भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की चीन यात्रा के दौरान हुआ। वहां उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और उप विदेश मंत्री सुन वेइडोंग से मुलाकात की। ये कदम तब उठाया गया जब दोनों देश इस साल कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इन बड़े फैसलों के अलावा दोनों देशों में आपसी सहयोग और समझ को बेहतर करने के लिए मीडिया इंटरेक्शन और थिंक टैंक के बीच बातचीत को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। साथ ही दोनों देश फिर से हाइड्रोलॉजिकल डेटा का आदान प्रदान भी शुरू करेंगे। इस डेटा को साझा करने का मतलब नदियों, झीलों और बांधों का डेटा शेयर किया जाना, साथ में सीमावर्ती इलाकों में आने वाली बाढ़, बारिश, बर्फबारी जैसी सूचनाओं को भी साझा करना है। दूसरी सुर्खी भारत अमेरिकी संबंधों से जुड़ी है। 27 जनवरी को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कॉल पर बात हुई।
पीएम मोदी ने उन्हें दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए बधाई दी। ट्रंप ने भी धन्यवाद देते हुए रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी किया और कहा, दोनों नेता फायदेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्रों में वैश्विक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। दोनों लीडर्स ने वेस्ट एशिया और यूक्रेन सहित कई वैश्विक मुद्दों पर बात की। इस फोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस ने बयान भी जारी किया और कहा, दोनों नेताओं के बीच सार्थक बातचीत हुई। रणनीतिक संबंधों से लेकर वैश्विक शांति तक बयान लगभग सेम ही था, लेकिन ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान अमेरिकी हथियार खरीदने पर ज्यादा जोर दिया। व्हाइट हाउस ने यह भी बताया, इस फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने फेयर बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप की बात को दोहराया। ट्रंप चाहते हैं दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सामंजस्य हो, यानी भारत जितना निर्यात अमेरिका करता है, आयात के आंकड़े भी उसी के आसपास रहें। ये सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सरकार लगातार भारत से उनके सामान पर टैरिफ कम करने की वकालत करती रही और कई बार चेतावनी के तौर पर उनके मार्केट में इंपोर्ट होने वाले भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी भी दी है। तीसरी सुर्खी अमेरिका से ही। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली, अपने विरोधियों पर कड़ा एक्शन लिया। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपराधिक जांच करने वाले कम से कम अपने 1 दर्जन कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। ये सभी कर्मचारी 2020 में ट्रंप की हार के बाद उनके खिलाफ 2 आपराधिक मामलों की जांच करने वाली टीम का हिस्सा थे। इन्होंने पूर्व विशेष वकील जैक स्मिथ के साथ काम किया था। स्मिथ को 2022 में बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए विशेष वकील के तौर पर नियुक्त किया था। ट्रंप पर खुफिया दस्तावेजों के कथित दुरुपयोग और 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में हार को पलटने के प्रयास करने के आरोप लगे थे और ट्रंप ने इन इल्जामों का खंडन किया था। ट्रंप के दोबारा चुनाव जीतने के बाद स्मिथ ने इन दोनों मुकदमों को वापस ले लिया था। इस कारण उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट के उस नियम को बताया जो मौजूदा राष्ट्रपतियों के खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगाता है। स्मिथ ने कहा, ट्रंप शपथ लेने के 2 सेकंड के भीतर ही उन्हें बर्खास्त कर देंगे। अभी उन नामों का खुलासा नहीं हुआ है जिनको बर्खास्त किया गया। जस्टिस डिपार्टमेंट के प्रवक्ता के मुताबिक कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल जेम्स मैकहेनरी के आदेश पर इन सभी कर्मचारियों को हटाया गया है और इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति के एजेंडे को लागू करने के लिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने पहले ट्रंप के खिलाफ जांच में भूमिका निभाई थी। आज का दुनियादारी यही समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।